क्या जो हम लोग खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितनी हमारे लिए और किस मिकदार में हमारे लिए बेहतर है, वो जानने के लिए हमारे साथ हम लोगों ने इनवाइट किया है अपने एक गेस्ट को, जिसके साथ जो शी इज़ अ रजिस्टर्ड डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। तो उनके साथ हम लोग बात करते हैं और फिर बेहतर तरीके से जानते हैं कि स्पेशली कौन सी टाइम पे या किस पोर्शन में हम लोगों को अपनी जो डाइट है उसको लेना चाहिए और किस तरह से हम लोग इसको मज़ीद बेहतर बना के हम बेहतरीन तरीके से अपने इसको रूटीन डे और इसके अलावा भी जो हमारे डेज हैं उनको हम लोग किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। तो मैं अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से? जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? कौन थोड़ा जी। तो जिस तरह हम लोग अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि खुराक हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये तो हम लोग सारे ही जानते हैं कि लोगों का था घर में है तो हम थोड़ा वेट लॉस की तरफ जो है वो अपनी बॉडी पे थोड़ा वर्क कर लें। तो पोर्शन कंट्रोल बहुत मेजर है जब भी हम वेट लॉस की बात करते हैं, क्योंकि ये सारी जो है ना साइंसी पोर्शन की है कि हमें किस क्वांटिटी में कोई फूड जो है वो कंज्यूम करना चाहिए। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर हम कोई अच्छी चीज़ भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहे हैं तो वो हमारे लिए बेहतर नहीं होगा। तो पोर्शन कंट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पोर्शन कंट्रोल को पहले ये चीज़ कंसिडर नहीं की जाती थी। लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि पोर्शन कंट्रोल का क्या रोल हो सकता है। लोग जब सोचते थे कि हमने वेट लॉस करना है, वो सबसे पहले बात करते थे चावल खाने छोड़ देने हैं, हमने चीनी खानी छोड़ देनी है, हमने ये फूड भी छोड़ देना है, वो फूड भी छोड़ देना है। तो बहुत कम अपने पास ऑप्शंस रखते थे। उनके पास ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि हम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाले बगैर उनकी थोड़ी क्वांटिटी यूज़ करते हुए भी हेल्दी लाइफस्टाइल को अडाप्ट कर सकते हैं। तो इसलिए पोषण कंट्रोल का बहुत ज़्यादा मेजर रोल है। अगर आप तो पोषण का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो इस हवाले से फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बात करूँ कि हमारे लिए डेट्स अच्छी हैं, खजूरें अच्छी हैं, जैतून अच्छे हैं, उसकी भी क्वांटिटी अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होगा। वेट को मेंटेन कर सकते हैं, बट दे विल हैव टू कीप देयर माइंड कि उन लोगों को जो पोर्शन यूज करना है वो उन लोगों को थोड़ा देखना है कि वो क्या पोर्शन हो सकता है। क्या आप ऐसा ही कह रही है? बिल्कुल जी। देखिए, जैसे अगर मैं बात करूं, अगर राइट पहले राइट क्या होता था कि खाना छोड़ना जो है वो डाइटिंग है, हमारा वेट लॉस होगा अगर हम खाना पीना छोड़ देंगे, ये कॉन्सेप्ट था। अब वो किसी डाइटिशियन के पास जाते हैं तो उनको एक चार्ट मिलता है जिसपे 6 मील्स होते हैं, 3 मेजर मील्स होते हैं, 3 माइनर मील्स होते हैं। तो उनका राइट क्वेश्चन ये होता है कि आप हमें वेट लॉस की तरफ लेके जा रही हैं या हमारा वजन पहले से भी बढ़ जाएगा कि इतना सारा खाने के लिए हमें दे दिया आपने। तो उसमें डिफरेंस क्या होता है? उसमें डिफरेंस ये होता ओके है कि हमने जो डाइट प्लान आपका किया उसमें जो पोर्शन साइज है हर मील का वो बहुत स्मॉल है। वो इजीली जो है वो इतना क्वांटिटी में आपको दिया जा रहा है कि आप उसको डाइजेस्ट कर ले। आपकी बॉडी इतना पोर्शन दिया नहीं जा रहा कि आप इतना सारा कंज्यूम कर लें और एक्सेस आपका फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाए। तो पोर्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल बात करें कि अगर ना बात करें तो हमारे यहाँ पे क्या रिवाज है, सर्दियों में बैठते हैं और ये 1-1 किलो 2-2 किलो मूंगफली खा गए, नट्स खा गए, शॉपर के शॉपर खत्म हो गए। यही होता है यहाँ पर। तो वैसे क्या होना चाहिए आपको पता है? एक नो नो पर्सन जो है उसके लिए रिकमेंडेड क्या है कि वो अपनी फिस्ट, उसकी एक फिस्ट एक पोर्शन है नट्स का, इससे ज्यादा कंज्यूम करेगा तो वो एक्सेस में जा रहा है, वो उसकी बॉडी के लिए नेसेसरी नहीं है। तो आपको पता है ओके नट्स में भी फैट्स होते हैं, वो तब तक अच्छे हैं तब तक आप उनको एक स्पेसिफिक पोर्शंस में ले रहे हैं। जैसे ही आपने उससे एक्सीड किया कि आपके लिए हेल्दी फैट नहीं रहेगा। इसी तरह ईदों पे बकरे राइट ज़िबा हो जाते हैं, पूरे पूरे बकरे खा जाते हैं, यूरिक एसिड हाई हो गया, कोलेस्ट्रॉल, छोटा क्वांटिटी को कम करके एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकते हैं। छोड़ने की क्या जरूरत है? आपकी हथेली का साइज जो है वो आपका मीट पोर्शन है, चाहे वो चिकन का पीस है, चाहे वो जो है वो गोश्त का मटन है, बीफ है। आपका हथेली का साइज जो है ये आपको दिन में 2 से 3 अगर आप इतने साइज कंज्यूम कर रहे हैं तो आपका पोर्शन कंप्लीट हो रहा है। अब हमारे यहाँ ये हिसाब किताब कोई भी नहीं रखता। राइट वो डायरेक्टली क्या बात करते हैं कि ये भी छोड़ देना है, वो भी छोड़ देना है। उससे नुकसान क्या होता है? उससे नुकसान ये होता है कि वो इंसान अपनी रूटीन पर ज्यादा देर तक के लिए कायम नहीं रह पाता।
कुछ दिनों बाद सब्र टूटता है और ये जी इतनी सारी क्वांटिटी में कोक भी, पिज्जा भी बड़ा सा खा लिया, फ्राइड फूड भी खा लिया और सारी की सारी डाइटिंग बस जी इधर ही की इधर ही रहे। उससे बेहतर ये है कि आप अपनी टाइम टू टाइम अपनी बॉडी को थोड़ा थोड़ा फीड करवाते रहें ताकि आपको उस चीज की क्रेविंग ना हो। जब हम आप तो साइकोलॉजिस्ट हैं, आप इस बात को मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि जब एक इंसान को एक काम करने से रोका जाए तो उसको करने का ज्यादा दिल करता है। Exactly. ऐसा ही है ना सर? No. That's very true. इंसान को कोई चीज जी बिल्कुल, खाने से very मना very करेंगे true. उसका ज्यादा दिल करेगा वो चीज खाने का। तो ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। आप हर चीज खाते हुए भी वेट लॉस की तरफ जा सकते हैं। तो डाइटिंग, लोग कहते हैं 3 महीने डाइटिंग करनी है, 2 महीने डाइटिंग करनी है, मैंने इतना वेट लूज करना है, 3 महीने डाइटिंग करनी है, मैंने इतना वेट लूज करना है। आप कोई ऐसी हैबिट अपनाएं कि वो आपका लाइफस्टाइल बन जाए। आप क्या समझती हैं एज अ डाइटिशियनिस्ट के किस तरह से अब हर एक की बॉडी जो है उसका मेटाबॉलिज्म अलग है, हर एक का अपना एंडोक्राइन सिस्टम है, उसने उसको किस तरह से कंज्यूम करना है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि क्या डाइट प्लान इज सूट फिट्स फॉर ऑल या फिर सब लोगों के लिए डिफरेंट होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो किस तरह से होना चाहिए? मतलब अगर किसी ने कम वेट रिड्यूस करना है तो वो किस तरह से अपने डाइट को प्लान करे, और जो जो जिसे बहुत ज्यादा अपना वेट जो है वो रिड्यूस करना है तो वो किस तरह से अपनी डाइट को प्लान करे? तो ये थोड़ा सा डिफरेंस बताएं व्यूअर्स को। ये मैं बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन किया, इस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी कि लोग जब डाइट प्लान्स कंज्यूम करना शुरू करते हैं तो वो आपको यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा रिवाज है कि वो मशवरे जो है वो आगे आगे ट्रांसफ़र होते जाते हैं, चाहे वो कोई मेडिसिन है, चाहे वो कोई जड़ी बूटी है, कोई भी ऐसी चीज़ है, हर्बल है, मेडिसिन है, वो आगे लोगों तक ट्रांसफ़र होती है। अब डाइट प्लान की बात करें हम, तो हम एक पर्सन का तैयार करते हैं, तो उसमें जो है वो हम क्या करते हैं, उसमें हम उसकी एज, उसकी हाइट, उसका वेट, ये 3 मेजर चीजें हैं जो हम कंसिडर करते हैं, प्लस उसकी डाइटरी हैबिट्स। सेल्फ टेलर्ड डाइट प्लान होते हैं जो एक पर्सन की अकॉर्डिंग डिजाइन किए। एक डाइट प्लान है और वो हमने उस एज के सब लोगों को दे देना है, वो वेरी करता है। उसके हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, कुछ उस पे चेंज आता है, कुछ लाइक्स डिसलाइक्स होते हैं, कुछ लोग कुछ चीजों के एलर्जिक होते हैं, कुछ लोग कुछ चीजों को टॉलरेट नहीं कर पाते। तो ये सारी चीजें जो डिफरेंट होती हैं, कभी भी बगैर आपको जो है वो किसी से कंसल्ट किए बगैर किसी और का डाइट प्लान फॉलो नहीं करना चाहिए। कुछ जर्नल गाइडलाइंस है, जो जर्नल है जिनका नाम ही क्या है, जर्नल गाइडलाइंस, वो सब उस एज ग्रुप के लिए है जिस एज ग्रुप के वो स्पेसिफिक है, उनको फॉलो करने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे ज्यादा पानी पिए, कम जो है खाना खाएं, वर्जिश करें, आप जो है वो वॉक करें, ये जर्नल गाइडलाइंस है। लेकिन जब हम किसी खुराक की बात करते हैं कि अगर किसी पेशेंट को मैं फाइबर के लिए ज्यादा कंजप्शन कराने के लिए उसको सीड्स दे रही हूँ या मैं उसको सीलियम हस्क दे रही हूँ, तो वो हर पेशेंट के लिए नहीं होगा। तो ये वेरी करता है। आपको लाजमन कंसल्ट करना चाहिए जब भी कोई ऐसा न्यू एक्सपेरिमेंट आप अपनी बॉडी पे करें, क्योंकि वो फिर इस तरह का क्लेम आ जाता है कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी चीज से कोई दूसरा इंसान है, उसने वेट लॉस किया होता है और किसी दूसरे पर्सन को जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। तो ये कंसल्टेंसी इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि उसके मुताबिक हम लोगों ने उसका प्लान किया। अब कितने परसेंट इसमें जो अपने डाइट को वो कंट्रोल कर रहा है या कर रही है, चाहे वो वेट गेन के लिए है चाहे वो वेट लॉस के लिए है, अब कितने परसेंट ये है कि उसको उसके साथ अपनी फिजिकल एग्जॉर्शन भी करना पड़ेगी, स्पेसिफिकली अगर हम लोग वेट रिडक्शन की बात कर रहे हैं। क्योंकि लोग अक्सर प्लान जब लेते हैं तो फिर वो बिल्कुल इस चीज को स्किप कर देते हैं कि शायद उन्होंने अपनी फिजिकल एग्जॉर्शन नहीं करनी, उन्होंने अपनी फिजिकल एक्टिविटीज है उसको बिल्कुल मिनिमाइज कर देना। तो आपके ख्याल में कितना परसेंट इसमें फिजिकल एग्जॉर्शन या फिजिकल एक्टिविटीज को भी हम लोगों को इंगेज रखना चाहिए साथ अपने डाइट प्लान से? ओके, इसकी जो है एक बड़ी स्पेसिफिक सी परसेंटेज है जो हमें WHO की गाइडलाइन से मिलती है, हमें अमेरिकन गाइडलाइन से मिलती है, विच इज 70-30। 70% न्यूट्रिशन आपका रोल प्ले करती है, 30% योर फिजिकल एक्टिविटी प्लेस रोल इन योर वेट लॉस या फिर आपके वेट गेन के जर्नी में। तो ये दोनों चीजें हैंड इन हैंड चलती हैं। अगर कोई एक चीज भी अगर आप स्किप कर रहे हैं तो आप अपना वो जर्नी का टाइम इन कर रहे हैं।
जब दो चीजें मिल जाती हैं तो वो एक रोल प्ले करता है, कोई दूसरा जो है वो उसमें इफेक्ट ऐसा देता है कि वो कैटलिस्ट है, वो उस रिएक्शन को, उस जर्नी को स्पीड अप कर रहा है। अगर कोई विदाउट एक्सरसाइज 4 महीने में 3 या 4 kg लूज कर रहा है, तो विद एक्सरसाइज वो 1-1.5 महीने में 3 to 4 kg लूज कर सकता है। तो इसमें टाइम, क्योंकि हमारे लोगों में ज्यादातर इसी चीज का मसला पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है, इंतजार नहीं करते। महीना देखा, 2 महीना देखा, नहीं वजन कम हुआ, जाए बस, अब हमने डाइटिंग छोड़ दी, हम वजन तो कम ही नहीं हो रहा, वजन तो कम ही नहीं हो रहा। तो पेशेंस नहीं है, और जिन पेशेंस नहीं है उनको तो चाहिए कि वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी एनहांस कर ले अपने न्यूट्रिशन पोर्शन को कंट्रोल करने के साथ साथ, कि ये दोनों चीजें जरूरी हैं जब भी आप वेट लॉस की बात करें। इवन वेट गेन में भी लोग समझते हैं कि वेट गेन के लिए नहीं जरूरी एक्सरसाइज या अपनी बॉडी को फिजिकली एक्टिव रखना जरूरी नहीं है, हमने तो खाना है पीना है, हम लेट जाएं सो जाएं हम वेट गेन कर लेंगे। वो हेल्दी वेट गेन नहीं होगा, उससे आपका पेट बाहर निकलेगा, आपके डिफरेंट एडिपोज टिश्यूज जहाँ पर डिपॉजिट हो वो एरियाज जो है वो आपके इंक्रीज हो जाएंगे, आपका हेल्दी वेट गेन नहीं होगा। जरूरी है कि आप अपनी बॉडी को इतना फिजिकली एक्टिव रखें कि आपकी बॉडी उन न्यूट्रिएंट्स को आपकी हेल्थ के लिए, आपकी पॉजिटिव हेल्थ के लिए यूटिलाइज कर सके। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भी जब भी हम डाइट प्लान्स रेकमेंड करते हैं तो डेफिनेटली हमारी ये स्टेटमेंट जरूर होती है साथ कि एटलीस्ट आपने 40 to 60 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग करनी है। अगर आप कोई और वर्कआउट, कार्डियो एक्सरसाइजेस, योगा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वॉक, वो भी सिंपल वॉक नहीं, ब्रिस्क वॉक जो तेज तेज हम चलते हैं, तो ये तो बहुत नेसेसरी है। राइट का टाइम आप रखें और उसके बाद आप अपना डिनर करें, जो कि सबसे जो है वो स्मॉलेस्ट पोर्शन का होना चाहिए। दिन का सबसे जो है स्मॉलेस्ट पोर्शन वो आपका डिनर होता है। डिनर में आधी रोटी खाएं। अगर आप 1 प्लेट चावल खाने के हैबिचुअल हैं तो कोशिश करें आधी प्लेट खाएं। आप यकीन करें, आप 15 मिनट का टाइम दे दें खुद को, अगर आपको और भूख लगी है 15 मिनट के बाद आपको भूल जाएगा कि आपने मजीद खाना था। तो ये छोटी छोटी सी प्रैक्टिसेस हैं, अगर हम करते रहें। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट बात वेट लॉस में जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है वो है कि हाइड्रेशन। जितना ज्यादा आप हाइड्रेटेड रहेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी बॉडी एक्टिवली वर्क करेगी, आपके फैट बर्निंग में, प्लस आपको हंगर फील नहीं होगी ज्यादा। आपको पता है ये एक बहुत ज्यादा एक फनी बात भी है कि हम लोग, खासतौर पे जो बड़े फूडी लोग होते हैं, मैं उनमें शामिल हूँ, हम अपनी प्यास को भी भूख के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। लग हमें प्यास रही होती है लेकिन हम समझते हैं हमें भूख लगी है, कुछ खा लें। अच्छा, हाँ, बड़े मजे की बात है कि एज अ योगा एक्सपर्ट मेरे पास भी ऑब्वियसली लोग इसी तरह से आते हैं और आके कहते हैं कि वेट रिडक्शन की जब बात होती है तो आपके पास भी ये क्वेश्चन आता होगा अक्सर कि जी वो चीज हमें बताएं सारिया मैडम के जिसको खा के हम अपना वेट जो है वो रिड्यूस कर ले। ऐसी एक बड़ी फनी सी एक स्टेटमेंट आती है, शायद आपके पास भी इस तरह की आती है। बिल्कुल सही बात है। इसको किस तरह से टैकल, आप क्या समझती है? मतलब हाँ, तो मतलब अभी भी लोग समझ होते हैं कि शायद कुछ खा के हम अपने वेट को कम कर सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़े आप कमेंट कीजिए कि क्या मतलब किस तरह से इसको आप देखती हैं। सर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ऐसी कोई भी दुनिया में जादुई चीज नहीं है जिसे खाने से आप मोटे हो जाएं या जिसे खाने से आप पतले हो जाएं, और इवन ऐसी भी कोई चीज नहीं है जिसको खाने से आप फौरन मोटे हो जाएं। अगर तो कोई ऐसी चीज मिलती है जिसे आपने आज खाया, सुबह आप मोटे उठे हैं, तो उसके अगेंस्ट कोई ऐसी चीज जरूर होगी जिसे आप खाएंगे आप दोबारा पतले भी हो जाएंगे। तो जब आप मोटे होते होते सालों लगा देते हैं तो पतले होने को भी उतना ही टाइम क्यों नहीं देते? कहा कि एक स्लाइस ऑफ पिज्जा आपको मोटा नहीं करता, इसी तरह अ कप ऑफ ग्रीन टी ओवरनाइट आपको पतला भी नहीं कर देगी। लोग समझते हैं हमने तो ग्रीन टी पीनी शुरू की हुई है, हम पतले नहीं हो रहे। भाई आप पूरा का पूरा चरगा खाने के बाद ग्रीन टी पियेंगे, आप 3-4 बर्गर्स खाने के बाद ग्रीन टी पियेंगे, तो वो बेचारी मासूम ग्रीन टी क्या करेगी है जिससे हम जो है ज्यादा एनर्जाइज फील करें और जो हेल्दी ब्रेकफास्ट की कैटेगरी में आते हैं। तो ब्रेकफास्ट में सबसे पहले एक शुरू से ही हैबिचुअल भी रहा है कि ब्रेकफास्ट में हम सुबह उठते ही जो है वो दूध लेने के आदी हैं, अंडा लेने के आदी हैं। वो इसलिए क्योंकि ये प्रोटीन रिच फूड है। जितनी भी प्रोटीन आप सुबह के टाइम कंज्यूम कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मिल्क और एग, वो आपको डे लॉन्ग एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जितनी भी आपकी जो है वो प्रोटीन फूड्स हैं उसमें स्पेसिफिकली अंडा,
और स्पेसिफिकली दूध, ये 2 कंपोनेंट्स, चाहे वो आप चाय की कंज्यूम कर रहे हैं, कॉफी की फॉर्म में कर रहे हैं, ये वो चीजें जो हमारी हैबिट्स हैं। उसके सुबह अगर आप कॉफी का इंटेक करें तो वो बहुत ज्यादा है जो हमें डे लॉन्ग जो है हमें हेल्पफुल करती है, हेल्प देती है। उसके अलावा फ्रूट्स, अगर आप सुबह के टाइम एप्पल बनाना एक कंज्यूम कर रहे हैं, वो एक हेल्दी ब्रेकफास्ट की कैटेगरी में आता है। इवन अगर कोई लोग जो ऐसे लोग हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे बड़ी मेजर लॉट है जो सुबह पराठे खाने के यूज्ड हुए, अगर आप सुबह पराठे के साथ अंडा खा रहे हैं तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप सेफली एक पराठा कंज्यूम कर सकते हैं। मैं बिल्कुल ये रिकमेंड नहीं करती कि आप डाइटिंग पे आप पराठे खाना छोड़ दें। जी, एक जरूर बात है कि उस पर क्वांटिटी आप ऑयल की कितनी लगा रहे हैं, कितनी ज्यादा क्वांटिटी में आप उस पर ऑयल या घी यूज कर रहे हैं, उस क्वांटिटी को बस कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है। 2 पराठे खा रहे हैं तो फिर आप सिर्फ 1 पराठे पे आ जाए, अगर ये उन लोगों की रिचुअल है पराठा खाने के। लेकिन अगर आप अंडा ब्रेड, अंडा पराठा, दलिया बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर कुछ लोग जो हैं जो दलिया पसंद करते हैं नाश्ते में, वो दूध में दलिया बनाकर खाएं, उसके साथ जो है वो बनाना स्लाइस करके उसके ऊपर ऐड करके खाएं, तो इससे आपके 3 मेजर पोर्शन पूरे हो जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स भी, आपका फ्रूट भी उसमें ऐड हो रहा है और आप मिल्क भी कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये तरह से तो फिर ऐसे जो वेट रिडक्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं, मतलब ये तो बड़ा है कि हेल्थी प्लान उनके लिए हो गया। अब मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज बिल्कुल। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है कि आपने ब्रेकफास्ट तो किस टाइम पे किया है। अगर तो आपने सुबह 8-9 बजे ब्रेकफास्ट किया तो उसके बाद जरूरी है कि अगर तो आपने डायरेक्ट लंच करना है तो दैट्स फाइन, लेकिन उसके पहले अगर आप कोई फ्रूट ले लें तो वो अच्छा हो जाएगा। हर मील से पहले पानी कंज्यूम करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप खाना खा रहे हैं तो उससे पहले 1-2 ग्लास पानी पी लें। और हमेशा फ्रूट्स जो हैं आपके, वो आपके एपेटाइजर्स होते हैं। हमारे यहाँ क्या रिवाज है, हम खाने के बाद फल खाते हैं। हमारे स्टमक को इजी टारगेट लगता है फल, वो फल को पहले डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है और फिर क्या होता है, बदहजमी होती है। हम कहते हैं कि खाना हजम नहीं हुआ, ज्यादा खा लिया। फ्रूट आपका एपेटाइजर है, फ्रूट को आप हमेशा खाने से पहले कंज्यूम करें, आधा घंटा पहले। इससे 2 फायदे होंगे आपको। एक, आपकी डाइजेशन बड़ी अच्छी तरह से होगी क्योंकि आपने स्टमक के अंदर पहले ही फ्रूट डाल दिया, उसने अपना डाइजेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया। दूसरा फायदा क्या है कि आपका पोर्शन कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आप अब कम खाना खाएंगे, बाय डिफॉल्ट अब आपको ज्यादा भूख लगी ही नहीं है तो आप थोड़ा खाना खाएंगे। तो ये दोनों के लिए, ब्रेकफास्ट में, लंच के लिए और डिनर के लिए भी, कि आप अपने फ्रूट्स को हमेशा एज एन एपेटाइजर ट्रीट करें या स्नैक। एपेटाइजर या स्नैक खाने के बाद, मेजर मील्स के बाद फ्रूट्स मत लें। या तो वो आपका स्नैक होना चाहिए 12 बजे की भूख के लिए, शाम 4-5 बजे की भूख के लिए, या वो आपका एपेटाइजर होना चाहिए। लंच में जरूर 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 अपना सैलेड जरूर इनटेक करें। और सैलेड लेने का मतलब ये नहीं है कि वो फैंसी सा सैलेड चाहिए आपको जिसमें बड़े सारे वेजिटेबल्स हैं, उसमें जो है वो बीन्स हैं। आप एक खीरा खा रहे हैं ना, काटे भी ना उसको, ऐसे ही पकड़ने हाथ में, वो आपका सैलेड पोर्शन है। इजीएस्ट वे। लोग समझते हैं अच्छा सलाद खाना है, सलाद भी बनाना पड़ेगा, चने बॉयल करो, राजमा बॉयल करो, सैलेड बनेगा अच्छा सा, वो रखेंगे साथ। बिल्कुल इसकी जरूरत, जो भी वेजिटेबल पसंद है, टमाटर पसंद है, प्याज पसंद है, खीरा पसंद है, आप उसको जरूर अपने फूड में ऐड करें लंच के पोर्शन में। और आपका सैलेड वाला पोर्शन आपके डिनर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लंच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करें कि आपका दिन में एक टाइम अगर आप सैलेड कंज्यूम कर सकते हैं तो आपका लंच के साथ जरूर हो। प्लस योगर्ट का थोड़ा पोर्शन रायते की फॉर्म में, चटनी के फॉर्म में। हमारे तो बड़े सारे खानों के साथ हम लोग रायता और चटनी जरूर बनाते हैं, तो वो तो हमारे फूड का पार्ट होते ही हैं मोस्टली। उसके अलावा चपाती, चावल, रोटी, दाल, आप कुछ भी खा सकते हैं लंच में, बस क्वांटिटी का ध्यान रखते हुए। जब आपको लगे कि इस खाने के बाद मैं फटने वाला हो जाऊंगा, उससे आधा घंटा पहले रुक जाना आपने। राइट। अच्छा, बड़े मजे की जबरदस्त डिस्कशन हो रही है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं हमारे व्यूअर्स की तरफ से, वो जो चाह रहे हैं, जो अपना वेट गेन भी करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा उन लोगों के लिए भी थोड़ी गाइडेंस आपकी जरूर चाहिए होगी इस हवाले से। फिर इसको हम लोग वाइंड अप की तरफ शो को लेके चलते हैं। हालांकि दिल तो नहीं कर, इतनी अच्छी डिस्कशन, इतने अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास, बट वी विल हैव टू कीप इन माइंड आवर टाइम। तो अब वेट जो लोग अपना वेट बढ़ाना चाह रहे हैं, पुट ऑन करना चाहते हैं, हाँ, कि हमारे पास वेट गेन की कैटेगरी होती है। एक वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारा खाने का दिल नहीं करता, हमें भूख नहीं लगती, बहुत लीन है, बहुत कमजोर है, बॉडी में एनर्जी नहीं है, लेथार्जिक फील करते हैं। और एक वो कैटेगरी होती है जो कहती है कि हम खाना तो हमें पसंद है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक फूड, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना।
तो ये 2 कैटेगरीज होती हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें फिर हम क्या करते हैं कि हम उनको जो है वो थोड़े अपीलिंग फूड्स जो है वो देने की कोशिश करते हैं, भूख बढ़ाने वाले, जैसे कि आपके जितने भी आपके शेक्स हैं, मिल्क शेक्स हैं, फ्रूट सैलड्स हैं, कुछ आपकी ऐसी रेसिपीज जो हैं, फॉर एग्जांपल हम उन्हें कहते हैं कि ब्रेकफास्ट में आप अंडा लेना शुरू कर दें, क्योंकि जैसे जैसे हम उनके मील्स की क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी इंक्रीज करेंगे उनको भूख फील होना हो जाएगी। फ्रूट्स उनमें ऐड करवाते हैं, कहते हैं कि वो फ्रूट चाट कंज्यूम कर लें, वो चना चाट कर लें, कुछ ऐसी चटपटी चीजें जो उनको एक्सेप्टेबल हो। ऐसे नहीं कि देसी घी के पराठे देने शुरू कर देने, अब हमने वेट गेन करना है, जाएं जी मक्खन की लस्सियां पिए, आप दूध में मलाई डाल के पिए, आपने देसी घी वाला पराठा खाएं, ये वो चीजें जो आपको अपील नहीं करेंगी। तो हम उनको सिंपल से स्टार्ट कराते हैं कि पहले आप जो है मिल्क शेक्स लेना जो है शुरू करें, जो भी आपका फेवरेट है, फ्रूट्स कंज्यूम करें, चाट खा लें, फ्रूट चाट खा लें, आप जो है वो घर में चना चाट बना के खा लें, स्पेगेटी, पास्ता, ऐसी चीजें जो उनको पसंद आए, बारबेक्यू, रोस्ट, फ्राइड चिकन, ठीक है। तो ये इस तरह की चीजें जो है वो अपनी डाइट में जो है वो ऐड कर सकते हैं। जो सेकंड कैटेगरी है जिनको जो है वो ये मसला होता है, उनके लिए पोर्शंस क्या होना चाहिए? कंडीशन नहीं है, ये प्रॉब्लम होती, पोर्शंस उनके लिए सेम रहते हैं। हम कभी भी ये नहीं करते कि अगर एक पोर्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 फिस्ट जो है वो हमारे लिए नट्स की रिकमेंडेड है, उनके लिए भी इतनी ही रिकमेंडेड है। उनका वेट गेन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो इतनी भी क्वांटिटी कर रहे जितनी उनके लिए जरूरी है। वहां प्रॉब्लम ये आता है। गेन में क्या प्रॉब्लम है? जितनी रिकमेंडेड है उससे ज्यादा करने हैं, तो मसला वही है। मॉडरेशन में रहेंगे तो दोनों तरफ की साइड्स आपकी जो है वो सॉर्ट आउट रहेंगी। उनके लिए सेम पोर्शन साइज है, उनके लिए फूड की वैरायटी चेंज हो जाती है, उनके लिए जो है वो स्नैक्स, जैसे अगर मैं किसी वेट लॉस के पर्सन को कह रही हूँ कि आपने 12 बजे एप्पल खाना है, मैं वेट गेन वाले को कहूंगी आपने 12 बजे एप्पल शेक पीना है, तो डिफरेंस आ जाता है। फूड की कैटेगरीज में डिफरेंस आ जाता है। अगर मैं उसको कह रही हूँ कि आपने स्टीम रोस्ट खाना है, तो मैं जो है दूसरे पर्सन को कहूंगी कि आप राइस के साथ जो है वो फ्राइड रोस्ट ले लें, वो चीजें जो पैलेटेबल हो, जो उनको टेस्ट में अच्छे लगे। तो इस तरह की चीजें जो है वो हम इसमें चेंज करते हैं वेट गेन के लोगों के लिए। लास्ट क्वेश्चन है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे जेनेटिक्स में है मोटापा, हमारा खानदानी है मोटापा। ये क्वेश्चन ये बड़ा सुनने को मिलता है। सिर्फ और सिर्फ आपका जेनेटिक्स आपका 25% रोल प्ले कर रहा है आपकी बॉडी कंपोजिशन में, 25%। बाकी 75% आपकी अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं। ऐसे लोग भी होते हैं, खानदानों के खानदान मोटे हैं और वो पर्सन बीच में बड़ा फिट है, बहुत ज्यादा जो है वो उसकी फिटनेस बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि उसने अपनी बॉडी पे काम किया। कभी भी आप अपने मोटापे के लिए अपने जेनेटिक्स को ब्लेम नहीं कर सकते। ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा लेम एक्सक्यूज होगा अगर कोई पर्सन मेरे पास आता मुझे कहते कि मैं कुछ भी नहीं खाता, मेरा वेट फिर भी गेन हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। जो एक और मसला हो सकता है वो हार्मोनल इशू जरूर हो सकता है, उसकी वजह से ऐसा होता है कि आपका वेट गेन होता है, लेकिन उसमें भी इतना ज्यादा बॉडी पे फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने BMI से हट के ओबेसिटी की तरफ चले जाए बगैर कुछ खाए। कि आप कह रहे हैं कि मैं ज्यादा नहीं खाता, मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाता या खाती, लेकिन मैं ओबेसिटी में चली गई हूँ क्योंकि मेरा जेनेटिक्स और मुझे हार्मोनल इशू है। नो, ऐसा नहीं होगा। वो कोई ना कोई आपकी डाइटरी हैबिट उधर गलत है, कोई ना कोई जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी का वहाँ प्रॉब्लम है। जेनेटिक्स का रोल है, उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। आप जेनेटिक्स अपनी चेंज नहीं कर सकते। आपके पास वो जीन्स जरूर हैं जो आपके अंदर मोटापा कॉज कर सकते हैं, लेकिन वो रिसेसिव या डोमिनेंट कैसे होंगे वो आपको पता। आप जरूरी नहीं है कि हर पर्सन के जेनेटिक्स में जो है वो उस पर भी वैसा ही जो है उसकी बॉडी में आएगा। अगर वो अपनी बॉडी पे काम करे और हेल्दी ईटिंग की तरफ जाए तो डेफिनेटली इस चीज को जो है वो ओवरकम किया जा सकता है। वेरी ट्रू। चलिए जी, थैंक यू सो वेरी मच मिस सारा, आपने इतना टाइम दिया हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में बताया। जरूर सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। तो जी आपके मतलब हम लोगों ने पूरी कोशिश, लोगों के जितने क्वेश्चंस थे उन लोगों को हम लोग किसी तरीके से रिस्पॉन्ड कर सके, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करने की कोशिश भी की है। इस हवाले से उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट भी आप जरूर हमें ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।